वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ एक टॉपिक आपने क्लास 10th में भी किया था। उसी टॉपिक को आज हमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से समझना है और साथ में रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी सीखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेकिन लास्ट लेक्चर में जितना आपने रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वहाँ से ये कंटिन्यू चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट लेक्चर में जो आपने सीखा है वो ओम्स लॉ से कैसे कनेक्ट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि करंट किस चीज़ को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होना है तो उसके लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत होती है, दैट इज़ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में हैं उनके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, तभी तो वो मूव करेंगे। वो मूव करेंगे तो ही करंट फ्लो करता है। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं और वही डायग्राम बना लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी ड्रॉ किया था। So we will start the lecture with the diagram. Suppose ये मेरे पास एक कंडक्टर है, this is the conductor, और इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ कर लेता हूं। There are some free electrons in it. ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैसे तो काफी सारे होते हैं बट हमने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ड्रॉ कर लिए। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर करंट फ्लो करे तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने चाहिए। सपोज ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो ही करंट आएगा। तो इसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्स मिलनी चाहिए। और वो फोर्स कैसे आई थी? विद द हेल्प ऑफ अ सेल और अ बैटरी। ये हमने एक सेल लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ अ की का क्या काम होता है कि अगर आपने क्लोज कर दिए मतलब स्विच ऑन तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और की ओपन है मतलब स्विच ऑफ तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी द की इज क्लोज मतलब स्विच ऑन है तो करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी ने, इस सोर्स ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है पूरा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये negative charges, these free electrons will experience a force towards this direction। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इफेक्टिवली। वैसे तो इनका रैंडम मोशन भी होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, लेकिन उस रैंडम मोशन से अलग ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये मूव करना शुरू करेंगे देन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया तो करंट आ गया। और रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? इट इज टेकन एज द फ्लो ऑफ, इट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या इट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो करंट का डायरेक्शन मुझे मिल गया है इन चार्जेस के अपोजिट।
इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में जो चीजें आपने सीखी थी, चलो उसको रिकैप करते हैं। ये तो डायग्राम हो गया, रिकैप करते हैं कि हमने सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और मोशन ऑफ चार्जेस ही क्या कहलाता है, करंट। I is the symbol for current। तो ध्यान से देखो, इनडायरेक्टली हमें कुछ मिल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ही करंट आता है। I can say current depends on potential difference। I can say that current depends on potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ही करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो करंट नहीं आएगा। या इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करूंगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दोगे तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा। यही ओम्स लॉ है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं ना। व्हाट आर दोस कंडीशंस? क्या है वो कंडीशंस? चलिए ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था, ये आज भी बनाया है, और ये डायग्राम इस चैप्टर में एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स बनना है। अभी 7-8 बार बनना है ये डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बहुत सारी चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में आपको इसी डायग्राम से समझ में आती रहेंगी। चलिए अभी स्टेटमेंट लिखते हैं ओम्स लॉ का। स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में मैं ही लिख देता हूं बोर्ड पर, आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो। When temperature and other physical conditions remains constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ओम्स लॉ वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर और बाकी दूसरे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेंगे तभी ओम्स लॉ लगा पाओगे, तभी ओम्स लॉ वैलिड रहता है। अब ये दूसरे फिजिकल कंडीशंस क्या है? दूसरे फिजिकल कंडीशंस मान लो जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, ये दूसरे फिजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। और टेम्परेचर को अलग से क्यों बोला? वैसे तो टेम्परेचर भी फिजिकल कंडीशन में ही आता है। टेम्परेचर को अलग से इसलिए बोला क्योंकि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज ऑल कंडीशंस। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। चलिए, जब टेम्परेचर और दूसरी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहते हैं तब क्या होता है? तब करंट फ्लोइंग, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लोइंग through any cross section of the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। This is the statement for Ohm's law। ये Ohm's law का स्टेटमेंट है।
इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, टेम्परेचर और बाकी के फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। अगर ये कांस्टेंट रहे तो जो भी करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, मतलब ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए है, जो भी करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर लगाया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैथमेटिकली आई कैन राइट I is proportional to V. Current is directly proportional to the potential difference. Current potential difference पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपने पूरा डिटेल के साथ पढ़ा था, ओम्स लॉ इसको डायरेक्टली रिलेट करता है। बीच की डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये है इसका मतलब। ओम्स लॉ डायरेक्टली रिलेट कर रहा है करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आए हो। चलिए आगे देखते हैं। 9th नहीं, 10th क्लास में था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। अब अगर मैं I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकता हूं तो मैथमेटिकली मैं ये भी लिख सकता हूं। वैसे तो करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, बट मैथमेटिकली लिख सकता हूं। ये क्यों लिख सकता हूं? अगर किसी को दिक्कत है तो बेटा ऐसा समझ लो, अगर मैंने कहीं लिखा x = 5 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू अभी 5 है। ऐसा तो नहीं बोलते आपके 5 की वैल्यू x है ना, ऐसा तो नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? x = 5 मतलब x की वैल्यू अभी 5 है। तो मैथमेटिकली अगर मैं 5 = x लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है इसमें, बट आप इसको भी क्या बोलोगे कि x की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू x है, ये नहीं बोलोगे। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लग रहा है, मतलब एक फॉर्मूला आने वाला है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटकर इक्वल टू का साइन आता है तो हमें जरूरत पड़ती है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, और वो है यहां पर कैपिटल R। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज constant of proportionality, and it is known as resistance. It is known as resistance of the given conductor. रेजिस्टेंस एक नया नाम। R जो है वो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब इसका ये हुआ कि इस फॉर्मूले में R कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा इस फॉर्मूले में R। I और V आपस में चेंज होते रहेंगे, R कभी चेंज नहीं होगा इस फॉर्मूले में। कह सकते हो कि इसका मतलब ये भी हुआ कि R की वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करती है। The value of R is independent of potential difference applied across this conductor and current flowing through this conductor. And what is R? R is constant of proportionality for this formula and it is known as resistance of this conductor. इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है। R is the resistance of this conductor. लेकिन ये रेजिस्टेंस चीज क्या है समझ में नहीं आ रहा है ना अभी, कि रेजिस्टेंस आ गया, कुछ नाम रेजिस्टेंस नाम आ गया किसी चीज का, बट ये है क्या? चलो इसको समझते हैं, रेजिस्टेंस को समझा जाए। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? इट इज अपोजिशन। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है रुकावट। इट इज अपोजिशन। किसके लिए अपोजिशन है ये? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो यहां पर इस करंट को रोकने वाली कोई चीज है और वही चीज का नाम है रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज
opposition to the flow of current in the conductor. अब जब मैं बोल रहा हूं कि ये opposition to the flow of current है, तो actually what is current? Current is flow of charges. तो एक्चुअल में ये opposition to the flow of free electrons, यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो एक्चुअल में ये क्या है? दिस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में रुकावट है, इसी रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है. लेकिन ये आया कहाँ से? इसका रीजन क्या है ये तो बताओ सर. आओ ये भी बताते हैं इसका रीजन क्या है. सो द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, reason for resistance, the reason for resistance is collision of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं जब ये आगे बढ़ते हैं. किससे टकराते हैं बेटा? यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सामने और क्या है जिनसे वो टकरा जाएंगे? याद करो, दिस इज अ कंडक्टर एंड कंडक्टर क्या? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सब चीजें एटम्स और मॉलिक्यूल से तो मिलकर बनती हैं. तो इस कंडक्टर के अंदर भी एटम्स होते होंगे बड़े बड़े. चलिए यहां पर आपको अलग से डायग्राम में बताता हूं. सपोज ये कंडक्टर है एंड इफ दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें फ्लो करके आगे बढ़ना है, तो एटम्स भी तो होते होंगे और कुछ एटम्स वो वाले भी होंगे जिन एटम्स के अंदर से ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गए. तो वो एटम क्या बन जाएगा? वो आयन बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में तीन तरह की चीजें होती हैं. एक तो एटम्स, दूसरे आयंस जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं, और तीसरे खुद फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स के इफेक्ट में जो लगी है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनके सामने इतने बड़े बड़े एटम्स आएंगे तो ये उनसे कोलाइड करेंगे. दे विल कोलाइड विद द एटम्स, दे में कोलाइड विद द आयंस एज वेल. और कभी कभी तो ये खुद से ही कोलाइड कर जाते हैं. सपोज ये इलेक्ट्रॉन टकराकर ऐसे यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पहुंचा, तो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, है ना. तो दे में कोलाइड विद एटम्स, दे में कोलाइड विद आयंस एंड दे में कोलाइड विद देमसेल्व्स. ये जैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो फिर से उस फोर्स के इफेक्ट में फिर उसका एक्सेलरेशन आएगा और फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन फिर वो किसी और से टकरा जाएगा. एंड द प्रोसेस गोज ऑन. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते टकराते इस एंड से उस एंड तक पहुंचेंगे, तो इनका फ्लो एकदम फ्री नहीं है. द फ्लो ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फुल ऑफ कोलिजन्स. टकराते टकराते आगे बढ़ रहे हैं. बस यही कोलिजन क्या है? रुकावट. और इसी रुकावट का नाम क्या रख दिया गया है? अपोजिशन या रेजिस्टेंस. यही रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है. तो रीजन फॉर रेजिस्टेंस इज collision of free electrons, collision of free electrons with, आगे लिख देते हैं यहां पर, with atoms in the conductor, with ions in the conductor and with themselves. Themselves मतलब free electrons. With themselves. ये रीजन है रेजिस्टेंस का. दिस इज द रीजन फॉर द रेजिस्टेंस. तो अभी तक आपको क्या समझ आया बेटा? अभी तक ओम्स लॉ कह रहा है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. फिर V is equals to IR, ये फॉर्मूला आ गया. ये फॉर्मूला ओम्स लॉ का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ, या कह सकते हो ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है. और V is equals to IR फॉर्मूला में R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसका नाम रेजिस्टेंस रखा गया. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव नहीं कर रहे हैं, उनको टकरा टकरा कर आगे बढ़ना पड़ता है. और जब भी वो टकराते हैं उनकी आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, फिर वो स्पीड बढ़ती है, वो फिर टकरा जाते हैं. और ये किससे टकराते हैं? दे कोलाइड विद एटम्स
within the conductor, they may collide with ions within the conductor or they may collide with themselves. इन सारे टाइप्स ऑफ कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है. इट मीन्स अभी देखो यहाँ पर कैसी पिक्चर बन चुकी है. करंट वो चीज है जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहता है कि करंट आगे जाए, करंट फ्लो करे, लेकिन रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट फ्लो ना कर पाए, वो उसको रोकने की कोशिश करता रहता है. इट ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. और जब भी हम फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं तो अपने दिमाग में फ्लो ऑफ चार्जेस लाया करो, क्योंकि करंट कुछ नहीं है, वो चार्जेस का ही फ्लो है. तो जब हम बोल रहे हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो आपके माइंड में आना चाहिए अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जो भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना है. अब आगे क्या है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज के देखो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है रेजिस्टेंस के बारे में. अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट. तो बेटा ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूँ, अगर ये डायग्राम आपको बनाना है तो अभी बना लो, वीडियो को पॉज करके बना सकते हो. चलिए तो इसको रब कर देते हैं. आगे देखते हैं अब आगे क्या है. लेट अस कंटिन्यू फॉरवर्ड. अभी तो ये टॉपिक चलता रहेगा आज. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द असाइन्ड फॉर दिस रेजिस्टेंस. ये जो आर आया है, जिसको हमने रेजिस्टेंस बोला है, ये रेजिस्टेंस जो आज की आपकी हेडिंग में भी लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, और ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस होता है. इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पता करते हैं. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो कैन आई राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. इसको भी लिख लिया मैंने, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, इधर चला गया, नीचे आ जाएगा. अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट लिखो, करंट की यूनिट लिखो, जो भी यूनिट बनेगी वही रेजिस्टेंस की यूनिट बनेगी. वैसे तो 10th क्लास से आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट कहलाती है ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम बोलते हैं. साइंटिस्ट का नाम है ओम, जॉर्ज ओम. आई थिंक द कंप्लीट नेम इज साइमन जॉर्ज ओम. उसी के नाम पर ये ओम्स लॉ रखा गया है, इस लॉ का नाम, और उसी के नाम पर रेजिस्टेंस की यूनिट को ओम कहा गया है. ओके, तो ऐसा यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओम. एंड अगर मैं लिखना चाहता हूं 1 ओम, ओम के लिए सिंबल होता है ये ओमेगा. इस सिंबल का नाम है ओमेगा, ग्रीक लेटर है बेटा, है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा. एंड इट इज यूज्ड एज द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. की जो एसआई यूनिट है ओम, उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन सिंबल का नाम ओमेगा है, याद रखना. 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. देखो वोल्ट की जगह 1 वोल्ट लिख दिया है, एम्पियर की जगह 1 एम्पियर, तो 1 अपॉन 1 आंसर क्या आएगा 1. 1 ओम. क्या मैं यहां से 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूं? डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस. यस, आई कैन डिफाइन इट. कैसे करेंगे इसको डिफाइन? देखो, ओ सिंबल इफ on applying a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor. अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है इस कंडक्टर के एंड्स पर, इन दोनों एंड्स पर, वो 1 वोल्ट है. ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि ये बैटरी 1 वोल्ट की है. तो इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, then the resistance of this conductor is said to be 1 ohm. फिर इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 ओम बोलेंगे. अब देखो इधर, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर को दिया जाए, जिसकी वजह से उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगे, तो फिर आप इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे. दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 ओम. ये डेफिनेशन आप चाहो तो अभी लिख सकते हो, जो मैंने एक्सप्लेन की है अभी आपको. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 1 ओम का डेफिनेशन. अब
ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अब ये देखना है मुझे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is independent of current flowing through the conductor and potential difference applied across its ends। इन दोनों चीजों पर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा कुछ? बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, V इक्वल्स टू आई आर को चलो ऐसे लिख कर देखेंगे। V इक्वल्स टू आई आर कैन बी रिटन एज R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। चलो ठीक है, लिख लिया मैंने। सपोज फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 वोल्ट्स है एंड लेट करंट की वैल्यू यहां पर 2 एम्पियर्स है, ठीक है? तो बताओ रेजिस्टेंस कितना आया? 6/2 3 आया सर। हाँ बिल्कुल 3 आया, आप ठीक कह रहे हो, रेजिस्टेंस इज 3 ओम। अब मैं चेंज करूंगा, ये तो अभी इनिशियली था, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और करंट आया 2 एम्पियर्स, तो रेजिस्टेंस कितना बन गया? रेजिस्टेंस बन गया 3 ओम। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। चलो अब मैं काम करता हूं, फाइनली मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया इसका फॉर एग्जांपल 9 कर दिया, 9 वोल्ट्स, मतलब चलो 9 छोड़ 12 कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया 12 वोल्ट्स, मींस पहले से डबल कर दिया। देखो ध्यान से, अभी तो 6 था ना, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, 12 कर दिया। बताओ अब रेजिस्टेंस कितना होगा? ये रेजिस्टेंस तो इनिशियल था, अब बताओ फाइनली रेजिस्टेंस कितना होगा? जो आंसर आपका मन में आ रहा है, आपने कैलकुलेट करा है कैसे भी, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मेरे साथ, फिर मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। क्या आपका आंसर अभी R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैंने V को ट्वाइस कर दिया है, डबल कर दिया है, तो क्या आपका आंसर R का डबल हो गया है? क्या आपका आंसर 6 आया है? अगर यस, तो फिर अभी आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। आंसर 6 नहीं है। आंसर क्या है? आंसर इसका 3 ओम ही रहेगा। ये क्या हुआ सर? हमने तो V की वैल्यू को डबल कर दिया है, तो R की वैल्यू क्यों चेंज नहीं हुई? बेटा ध्यान से देखो, वापस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पर आ जाओ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इट मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने डबल कर दी, तो करंट की वैल्यू भी तो डबल हो जाएगी। देखो यहाँ पर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डबल हो गई है, तो ये करंट जो है ये भी तो डबल हो जाएगा। 2 से क्या बन जाएगा? 4 एम्पियर। अब चेक करो, 12/4 क्या बना? 12/4 फिर से क्या आ जाएगा? 3। जैसे कि 6/2 3 था, वैसे ही 12/4 भी क्या आएगा? 3 आएगा। इट मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा। अरे नीचे लिखा तो है कि इस फॉर्मूले में जो R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो नहीं बदलेगा। इस फॉर्मूले का कांस्टेंट R नहीं बदलेगा V और I की वैल्यू चेंज होने से। वो V और I पर डिपेंड नहीं करता। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट I
and potential difference V. It is independent of current I and potential difference V. जो भी पोटेंशियल डिफरेंस तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है इस कंडक्टर पे, ना तो ये उस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और ना ही जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, ना ही वो इस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना कि V या I की वैल्यू अगर बदलेगी तो R तो चेंज नहीं होने वाला। अगर मैंने V को चेंज किया है तो I इस तरह चेंज होगा कि V/I जो रेशियो था वैसा ही रहे। देखो 6/2, इसका 12 हो गया तो ये 4 हो गया, तो 12/4 रेशियो का आंसर 3, पहले भी 3 अब भी 3। अगर मैं इसको हाफ कर दूं पोटेंशियल डिफरेंस को तो करंट भी हाफ हो जाएगा, अगेन द आंसर विल बी 3। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज होगा एंड द रेशियो विल रिमेन सेम, और इसी रेशियो का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो याद रखना रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करता जो इस कंडक्टर पे लगाया गया है। ठीक, तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ द लेक्चर टुडे, कि वो फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू पॉज द वीडियो ओवर हियर। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने रजिस्टर्स में यहाँ तक के नोट्स मेंटेन करें। अगर अभी तक रजिस्टर पेन लेकर नहीं बैठे थे तो बेटा हर बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ कि ये पढ़ाई है यहाँ पर आपकी यूट्यूब पर, जो इस पढ़ाई को आप विदाउट पेन एंड रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। हम अभी यूट्यूब पर कोई मूवी कोई सीरियल नहीं देख रहे कि ऐसे लिया मोबाइल और देखने लगे, शुरू कर दिया, या लैपटॉप लिया और बैठ गए लेकर। बेटा पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के तरीके से होगी ना, जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठकर करते हो किसी भी टीचर के साथ नोट्स बना कर, वैसे ही यहाँ पर भी आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। तो अभी वक्त हो चुका है, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक के नोट्स मेंटेन करो। आई होप कि इतने नोट्स आपने कर लिए हैं। अभी वक्त हो चला है इसको रद्द करने का, और फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डायग्राम मैं रब नहीं करूंगा, इस डायग्राम की आज बहुत जरूरत है। चलिए तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स affecting resistance of a conductor। resistance of a conductor, conductor क्या होता है? anything that can allow the current to pass through it, है ना, that can allow electricity to flow through it, वो कंडक्टर है। और हम कौन से कंडक्टर की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? जनरली मेटेलिक कंडक्टर। तो पहला फैक्टर, बेटा ये टॉपिक भी था तो 10th क्लास में, लेकिन रिपीट कर रहे हैं इसको, तो रिपीट करेंगे तो इसका मतलब थोड़ा लेवल ज्यादा होगा 10th क्लास से, है ना। तो सपोज आई एम हैविंग अ कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ है L, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। अभी ये चीजें हटा दें जो ऑल्सो के लिए बनाई थी यहाँ पर। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, ये लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो पहली चीज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो ये लेंथ है ना इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। इट मींस अगर लेंथ ज्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, लेंथ डबल कर दोगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कोलिजन पर। अब आप सोचो, अगर अभी इतनी लेंथ है किसी कंडक्टर की L, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो कोलिजन होते होंगे, सपोज वो कोलिजन होते हैं इसके अंदर मान लो 100 कोलिजन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इसके आगे एक और कंडक्टर इतना ही बड़ा लगा दूं सेम मटेरियल का, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के 100 कोलिजन्स यहाँ भी होंगे, 100 यहाँ भी होंगे, तो अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया ना।
तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इन अकॉर्डेंस विद द लेंथ, कि अगर आपने लेंथ को डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ को हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, सिंपल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to its area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए देखते हैं। अगर हमने किसी कंडक्टर का, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ए है, अगर इसके एरिया को ऐसे डबल कर दिया, इसके एरिया को ऐसे डबल कर दिया यूं, तो अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच के निकलने का ज्यादा स्पेस नहीं मिल जाएगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स कुछ कम हो जाएंगे एरिया ज्यादा हो जाने से, है ना। तो अगर एरिया ज्यादा हो गया है तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस कम हो गया होगा। दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो फैक्टर्स हो गए। फैक्टर नंबर 3, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। इस फैक्टर पे अभी एक चीज डिपेंड करेगी ओम्स लॉ की, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड फैक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है? सीधी सी चीज है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of conductor, its resistance also increases, and vice versa। vice versa मतलब जो ऊपर लिखा है इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वाइस वर्सा का मतलब है कि टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम भी हो जाता है, ठीक है। And the fourth factor is resistance also depends on nature of the material। nature of the material of the conductor मतलब अगर आपके पास जो कंडक्टर है वो कॉपर का है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और कंडक्टर आपके पास किसी दूसरे मटेरियल का आ जाए, मान लो कंडक्टर एल्यूमिनियम का आ जाए तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है फॉर द सेम लेंथ एंड सेम एरिया। दो मटेरियल मान लो सेम लेंथ के सेम एरिया के हैं लेकिन उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मैं इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो combining all the factors, तो मैं लिख सकता हूं R is proportional to L upon A। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के था, ये लिख सकता हूं। और फाइनली इस फॉर्मूले में अगर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो ये फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट, वेयर रो, ये सिंबल, ये रो, P नहीं है, P इज लाइक दिस, ये होता है रोहो, ऐसे ही बनाना है। अगेन इट इज अ ग्रीक लेटर RHO, रोहो। और ये क्या डिनोट करता है यहाँ पर? वैसे तो ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। वेयर रोहो इज कांस्टेंट ऑफ proportionality over here and it is known as resistivity, और इसके दो नाम हैं, resistivity और specific resistance। और
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका? ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के मटेरियल का, ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, देखिए अब ध्यान से, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, और ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये चारों चीजें इस फॉर्मूले के अंदर आ गई। कहाँ आई? सब दो ही तो आई हैं। आपने बोला लेंथ, हाँ ठीक है लेंथ। आपने बोला एरिया, यस एरिया। आपने बोला टेम्परेचर, वो कहाँ है? आपने बोला मटेरियल, वो कहाँ है? वो दोनों फैक्टर कहाँ हैं? देखो ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा है, where rho is constant of proportionality and it is known as specific resistance या resistivity। अब ये जो resistivity नाम की चीज है, ये इस फॉर्मूले में तो कांस्टेंट है, मतलब रो लेंथ पर, एरिया पर, कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर के एरिया पर, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ना ही रो डिपेंड करेगा आर पे, क्योंकि ये तो इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है। जैसे V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले का कांस्टेंट V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले में ये कांस्टेंट था, तो ये जो कांस्टेंट था ये V और I पे डिपेंड नहीं करता। बेटा जिस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट होता है वो उस फॉर्मूले की बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को समझ लो। ऐसे ही बिल्कुल इस फॉर्मूले में रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये रो इस फॉर्मूले की बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा सर? ये रो जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। चलो लिखते हैं इसको, फिर थोड़ा समझिए। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी मतलब रो डिपेंड्स ऑन temperature and nature of material। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर की बात हो रही है, ऊपर लिखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। क्या ये दोनों फैक्टर्स, यही दोनों फैक्टर्स नहीं है? यस, मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो देखो इस फॉर्मूले में चारों फैक्टर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, फैक्टर नंबर 1। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फैक्टर नंबर 2। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर थर्ड फैक्टर इसके अंदर है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो वो चौथा फैक्टर भी इसके अंदर है। 1 2 3 4 चारों फैक्टर रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, तो फॉर्मूला समझ आया? फॉर्मूले को ध्यान से समझना होता है, सिर्फ ये नहीं है इसका मतलब कि R इज रो एल अपॉन ए आपने लिया और रट लिया। फिजिक्स को रटकर कभी भला नहीं हो पाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंस के वो चारों फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इंक्लूड हो गए। दो आपको साफ साफ दिखते हैं और बाकी दो इसके अंदर है, रेजिस्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। हर मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। सपोज मेरे पास सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, या मेरे पास एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन रेजिस्टिविटी। कह सकते हो रेजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए,
रेजिस्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की पहचान करने का तरीका है, किसी भी मटेरियल की आइडेंटिटी है। जैसे आपके साथ आपके स्कूल में एक सीरियल नंबर होता है और वो सीरियल नंबर पूरे स्कूल में किसी का भी नहीं होगा। सपोज आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है गौरव, तो गौरव नाम के स्कूल में शायद 2 बच्चे हों या 2 से भी ज्यादा हो। एक गौरव है, दूसरा भी गौरव है, लेकिन इस गौरव को जो सीरियल नंबर मिला है, मान लो इस गौरव को सीरियल नंबर मिला है 104 और इस गौरव को सीरियल नंबर मिला है 206। तो अब बताओ स्कूल के अंदर आपकी जो पहचान है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है? वो ये वाला सीरियल नंबर है, ठीक है ना? इस सीरियल नंबर से आप आ गए, दूसरा गौरव इस वाले सीरियल नंबर से आएगा। तो सीरियल नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। वैसे ही जैसे स्कूल में आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर बन गया, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में मटेरियल्स का, कंडक्टर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन उनका रेजिस्टिविटी होता है। किन्हीं भी 2 कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती। हाँ, 2 कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है, उनकी रेजिस्टिविटी कभी सेम नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो ये लाइन आप मेंशन कर सकते हो, नो 2 कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टिविटी। सभी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होएगी ना, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होएगी, इस चीज को याद रखना। इसका मतलब मैंने अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन, ओके? ऐसी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करता हूं और वो चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी जाती, आपका काम है कि उन चीजों को अभी यहीं के यहीं वीडियो पर पॉज करके मेंशन करा करो, स्पेशल नोट्स लिखकर। इस तरीके से नोट्स बनते हैं। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको वीडियो क्लासेस से पढ़ाई कैसे करनी है, सिर्फ यहीं से नहीं। अगर आप कहीं किसी और दूसरे टीचर की वीडियो क्लासेस से कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ से नोट्स कैसे बनेंगे ये भी फिर आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे, ओके? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ आया कि रेजिस्टिविटी इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है? अब यहाँ से वापस चलते हैं ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ इसी डायग्राम से लिखा था अभी हमने, V = IR, और जब हमने इसका स्टेटमेंट लिखा था तो हमने कहा था कि टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है, साथ साथ दूसरे फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, बोला था ये हमने। अब वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की रिक्वायरमेंट क्या थी उसको समझना है। सपोज इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो गया, मान लो जिस रूम में आपने, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, अभी इस रूम में मैं हूं यहां पर, और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बैटरी लगा के इस कंडक्टर में करंट दौड़ने लगा। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तभी पता चला कि इस रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया, किसी ने रूम में आकर हीटर ऑन कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर चेंज हो गया तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज अगर हो गया, रेजिस्टेंस था ओम्स लॉ का कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो ओम्स लॉ तो फेल हो जाएगा। That is why Ohm's law is valid at constant temperature only. ये रीजन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखना होता है Ohm's law का। तो हमने अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, why Ohm's law fails if temperature changes। Ohm's law फेल क्यों हो जाता है अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए? तो आंसर इज व्हेन, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, when temperature of a conductor changes it cause a change in its resistivity, due to which resistance of the conductor also changes, and when the resistance changes Ohm's law becomes invalid, because in the statement of Ohm's law resistance of the conductor must remain constant।
ये चीज़ अगर आप लिखोगे तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे अब अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पर, लेकिन लेंथ कितनी हो चुकी है आज? ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। चलिए, यहाँ तक आप अभी इसको कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करें और इन चीज़ों को कॉपी करें। फिर हम देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी और इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसको चेक करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपने कर लिया है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से रब करूंगा, रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा अभी। अब देखो, ये जो रेजिस्टिविटी है, मैं अगर इसी फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी के लिए लिख दूं ना, ρ इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, ठीक है ना। एसआई यूनिट लिखनी है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लिखते हैं। इन सब की यूनिट लिख दो, आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट मिल जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। और नीचे लेंथ, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंबल में लिखना चाहते हो तो ओम मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई। अब क्या मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला? डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में। लेट A इज इक्वल्स टू 1, 1 मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, है ना। तो लेट A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर। अब वो कोई भी यूनिट हो, अगर मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेंगे, अगर सेंटीमीटर मेरी यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एंड लेट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अगर आपने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया है तो लेंथ को 1 मीटर ले लो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है तो लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लो। ऐसा कंडक्टर लेना है जिसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यूनिट लेंथ है, ऐसा कंडक्टर, मतलब लगभग क्यूब जैसा, लाइक दिस, जिसका एरिया भी कितना हो 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर आ जाए। मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो 1 इंटू 1 उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर आ जाए, और एरिया तो 1 मीटर हो ही गया, साथ में ये लेंथ भी 1 मीटर हो जाए, तो ये क्यूब जैसा हो गया ना कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया भी 1 यूनिट हो और ये लेंथ भी 1 यूनिट हो और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कितना हो 1 यूनिट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे कंडक्टर के लिए अगर मैं A की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 1 लगाऊं यहां पर, तो व्हाट विल आई गेट? ρ इज इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन 1। इसका मतलब ρ इज इक्वल्स टू R हो गया, लेकिन न्यूमेरिकली ρ इज इक्वल्स टू R हो गया, लेकिन न्यूमेरिकली। अब यहां पर न्यूमेरिकली का मतलब क्या है? न्यूमेरिकली मींस जो वैल्यू रेजिस्टेंस की है वही रेजिस्टिविटी की है, लेकिन एसआई यूनिट दोनों की अलग अलग होगी। सपोज अगर R की वैल्यू है 2, तो R की वैल्यू तो है 2 ओम और रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी 2 ओम मीटर, है ना। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकली सेम है बट यूनिट अलग अलग होगी, बिकॉज दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। इस चीज से मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे डिफाइन करेंगे? आई एम डिक्टेटिंग द डेफिनेशन, आप उसको लिख लो। देखो, समझो, पहले एक बार सुन लो फिर लिख लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज
न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यही तो हो रहा है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ द कंडक्टर इज हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। ये हो गई डेफिनेशन इसकी। तो चलिए अब आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। For a conductor of unit area of cross section and unit length, for a conductor of unit area of cross section and unit length, its resistivity is numerically equal to its resistance. That is what we can write about resistivity as its definition. इस तरीके से आप resistivity को लिखोगे तो ये इसकी definition बन गई है। ठीक है, तो याद रखना, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का एक अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। दो मटेरियल जो अलग अलग हैं उनकी रेजिस्टिविटी सेम नहीं होती, हाँ उनके रेजिस्टेंस सेम हो सकते हैं। ठीक, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप एंड साइज पर। देखो आप एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन एल और ए को चेंज करोगे तो क्या रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा? और एल और ए से ही तो शेप एंड साइज बन रहा है कंडक्टर का। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, व्हाइल रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स। ओके, सो अभी वक्त हो चुका है इस लेक्चर को यहीं रोकने का, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे टॉपिक तो आज मेरे पास ओम्स लॉ से रिलेटेड और भी थे, हेडिंग है ना अपनी ओम्स लॉ। अभी आपको ओम्स लॉ का ग्राफ सीखना है और ओम्स लॉ कैसे फेल हो जाता है उसके भी कुछ पॉइंट्स चेक कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ का फेलियर और ओम्स लॉ के ग्राफ्स वगैरह ये टॉपिक भी अभी इसी हेडिंग से रिलेटेड है, लेकिन इन टॉपिक्स को हम रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ये नोट्स भी अपने रजिस्टर में मेंटेन करिए और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।